चलो बेटा, तो आज अपना जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्लास 9th का ये पहला चैप्टर मोशन अपन ने जो पढ़ा था उसी के नेक्स्ट चैप्टर को अपन पढ़ने वाले हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो जैसे कि चैप्टर कौन सा है, चैप्टर पता है आप लोगों को कौन सा चैप्टर है ये भी? चैप्टर 8। नई बुक के हिसाब से ये चैप्टर 8 है और पुरानी बुक के हिसाब से ये चैप्टर 9 है। एक चैप्टर डिलीट हो गया है ना, एक चैप्टर अपना क्या हो गया है, डिलीट है। आपके पास में अगर न्यू बुक है तो चैप्टर आपका ये 8 होगा और ओल्ड बुक है तो चैप्टर आपका ये 9 होगा। क्योंकि आपका एक चैप्टर जो है ना फिर साइंस में डिलीटेड है, इस वजह से इसका ये जो चैप्टर का नाम है ये कौन सा है? क्या चैप्टर डिलीट है क्या केमिस्ट्री का एक, कि नहीं है डिलीट? बताएं। तुम्हारी बुक में 8 ही चैप्टर है ना, चैप्टर 8, और जो पुरानी बुक है उसमें 9 होगा चैप्टर, है ना? ठीक है। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 8 है नई बुक के हिसाब से। तो अपन को चैप्टर से मतलब नहीं है, अपन को टॉपिक से मतलब होना चाहिए कि हम पढ़ने वाले हैं फोर्स, तो हम पढ़ेंगे बेटा फोर्स के बारे में। तो चैप्टर का नाम है बेटा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सारे चैप्टर जो हैं वो आपके कहीं ना कहीं जो रियल वर्ल्ड है ना, रियल लाइफ है, उसमें ये सारे के सारे एग्जाम्पल यूज होंगे। अब जैसे मैं बात करूं आपसे, फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है आपकी नजर में? फोर्स क्या है? तो आप लोगों को सिंपल सी बात रटाई जाती है कि बेटा पुश एंड पुल को ही हम फोर्स कहते हैं। पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। अब पुश किसी को धक्का देना, पुल मतलब किसी को खींचना, दिस इज कॉल्ड फोर्स। दिस इज कॉल्ड फोर्स। ये बात सही है कि पुश और पुल को ही फोर्स कहते हैं, लेकिन अब हमको ये बचपन वाली जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अब अपन को थोड़ी सी नई डेफिनेशन सीखनी पड़ेगी, और नई डेफिनेशन हम सीखते हैं फोर्स के नए एक्सपेरिमेंट से। मान लो ये हमारा एक ब्लॉक है ना, ये एक डब्बा है। इस डब्बे में अगर मैं फोर्स लगाऊं, क्या लगाऊं? फोर्स लगाऊं, तो क्या होगा इसका? इसका क्या हुआ? इसका शेप चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? शेप। इसको और फोर्स लगा दूं तो इसका साइज भी चेंज हो गया, छोटा हो गया। पहले शेप साइज इतना बड़ा था, अब साइज इतना सा रह गया। तो शेप चेंज हुआ, साइज चेंज हुआ। और क्या चेंज कर सकते हैं? मान लो ये चल रहा था, मान लो ये चल रहा था, अपन ने इसको पकड़ लिया, मान लो ये मोशन में था, पकड़ लिया, किस में आ गया? रेस्ट में। मान लो ये रखा हुआ था, धक्का मार दिया, चलने लगा, किस में आ गया? ये सारे का सारा एग्जाम्पल जो हमने आपको दिया ये किसकी वजह से हुआ? फोर्स की वजह से। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता फोर्स की वजह से शेप चेंज होती है, फोर्स की वजह से साइज चेंज होता है, फोर्स की वजह से स्टेट चेंज होती है? स्टेट में रेस्ट में है तो मोशन में आ जाता है, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाता है। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं ये इस पर कार्य करने वाला फोर्स इसका खुद का तो नहीं है, किसका है? बाहर का है। जैसे मैं इस पर फोर्स लगाऊं तो मैं क्या हो गया? इसका बाहर का हो गया। और बाहर के फोर्स को हम एक्सटर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। और जो इस पे काम कर रहा है फोर्स, तो जो कोई काम करता है उसे हम एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजेंट। तो कहीं ना हम इसको ऐसे बोलेंगे एक्सटर्नल एजेंसी। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल एजेंसी। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी जो क्या कर सकता है? विच कैन चेंज शेप, साइज एंड स्टेट। शेप, साइज एंड स्टेट। वॉल्यूम भी इवन कर सकता है। इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों में से एक चेंज कर दो, वॉल्यूम चेंज हो गया। दैट कैन चेंज शेप, साइज एंड वॉल्यूम एंड स्टेट। सब कुछ कर सकता है। तो फोर्स की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बेटा फोर्स क्या होता है? व्हाट इज फोर्स? तो आप लिखेंगे इट इज एन एक्सटर्नल एजेंसी। इट इज एन एक्सटर्नल
agency that can change its shape, size and volume and state. कौन सी? स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ये क्या हो गई? फोर्स की डेफिनेशन। बताओ, क्लियर? क्लियर, समझ में आ गई? लिखना नहीं है, आपको बस समझना है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी दैट कैन चेंज शेप, साइज, वॉल्यूम एंड स्टेट, और स्टेट में भी रेस्ट और मोशन दोनों। क्लियर? इसमें किसी को प्रॉब्लम? चलिए अब आते हैं फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं। अगर मैं किसी बॉडी पर फोर्स लगाऊंगा तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या बताना है बेटा? इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का पहला इफेक्ट क्या पड़ा? शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकती है। ये सारे के सारे इसके क्या है? इफेक्ट। तो पहला इफेक्ट, इट कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दूसरा, इट कैन चेंज साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तीसरा, इट कैन चेंज वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। चौथा, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। ये दोनों चीजों को चेंज कर सकता है। ये हमारे फोर्स के क्या आ गए? अब इसका मतलब क्या है कि साइज बढ़ा सकते हैं, साइज घटा सकते हैं फोर्स लगाकर, वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम घटा सकते हैं। किसी को पकड़ के खींच दो, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना। स्टेट कैसे चेंज कर सकते हैं? कोई रुका है, धक्का मार दो तो चलने लगेगा, कोई चल रहा है उसको पकड़ लो तो रुक जाएगा। तो ये सारे क्या हुए? फोर्स के इफेक्ट। क्या हुए? फोर्स के इफेक्ट। और इसमें ये लिखा हुआ है कैन, ये वर्ड को ध्यान से रखो, कैन। करता ही है ऐसा नहीं है, कर सकता है। जैसे मैं इस दीवार में धक्का मारूं, कुछ भी नहीं हुआ, फोर्स नहीं लगाया क्या मैंने? फोर्स तो लगाया लेकिन नहीं कर पाया। क्यों? इसको जितना फोर्स चाहिए था, जितना फोर्स इसको चाहिए था उतना नहीं लगाया, इसी वजह से इसमें शेप चेंज नहीं हुई, साइज चेंज नहीं हुआ। और इसको जितना फोर्स चाहिए था उससे ज्यादा लगा दिया, इसलिए इसका शेप चेंज हो गया। क्लियर? बात समझ में आ गई? बताओ फोर्स का इफेक्ट क्लियर हुआ कि नहीं? पता है बेटा? किसी को प्रॉब्लम? यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं फोर्स के टाइप्स की। अब बात करते हैं बेटा फोर्स के टाइप्स की। तो यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए, हाँ बेटा बिल्कुल हो सकती है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन, बिल्कुल हो सकती है। और बहुत सारी चीजें और हो सकती हैं। समझ गए ना? जितना कुछ फोर्स से हो सकता है वो सारे इफेक्ट। ये हमने सारे इफेक्ट नहीं पढ़े फोर्स के, ये कुछ लिख दिए। डायरेक्शन भी तो चेंज कर सकते हो। बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें। तो अब अपन बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ फोर्स की। यहां तक क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए इसका मैं वीडियो बना के बेटा आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, तो आप लोग इसको आगे बढ़ा के देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपका ये चैप्टर जल्दी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है? चलिए तो बात करते हैं बेटा अब दूसरे टॉपिक की, टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। अब बात समझो, फोर्स कितने टाइप का होता है कोई बता सकता है? फोर्स तो बहुत टाइप का होता है। अब डिपेंड ये करता है आप किसके आधार पर बांट रहे हैं। जैसे मैं आपको कुछ नाम बताता हूं। फ्रिक्शन फोर्स सुना है, ग्रेविटेशन फोर्स सुना है, इलेक्ट्रिकल फोर्स सुना है, मैग्नेटिक फोर्स सुना है, मस्कुलर फोर्स सुना है, न्यूक्लियर फोर्स सुना है, इंटरमोलिकुलर फोर्स सुना है। इतने सारे फोर्स और भी होते हैं।
ये तो मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो इसका मतलब फोर्स तो बहुत सारे टाइप के होते हैं। अगर मैं बात करूं किसके आधार पर फोर्स को बांटना चाहता हूं, तो यहां पर आपके जो सिलेबस में जो फोर्स के टाइप्स दिए गए हैं वो किस आधार पर बांटे गए हैं? वो बांटे गए हैं आपके बैलेंस और अनबैलेंस के आधार पर। तो उनका नाम भी पड़ा, बैलेंस अनबैलेंस के आधार पर। कैसे कि मतलब नेट फोर्स 0 तो बैलेंस, नेट फोर्स 0 नहीं है तो अनबैलेंस। मतलब किसी बॉडी पर फोर्स लगाने पर बॉडी ना चले, बॉडी में कोई चेंज ना हो तो बैलेंस फोर्स, और किसी बॉडी पर लगाने पर बॉडी में चेंज हो जाए, मान लो वो रेस्ट में मोशन में आ जाए, मोशन में रेस्ट में आ जाए, मान लो मोशन में ही रहे लेकिन स्पीड चेंज हो जाए, जैसे मैं 10 की स्पीड चल रहा हूं, 15 की चलने लगा, तो फोर्स लगा। क्या लगा? फोर्स। इसका मतलब यह है कि हमारे सिलेबस में जो फोर्स बांटा गया है वो इस आधार पर बांटा गया कि बॉडी चलेगी या नहीं, बॉडी में चेंज होगा या नहीं। तो अगर बॉडी में फोर्स लगाने पर भी चेंज ना हो तो समझ लेना बैलेंस्ड फोर्स, और अगर चेंज हो जाए तो अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बताओ कितने टाइप का फोर्स आपके में? 2 टाइप का, एक बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, और दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा अनबैलेंस्ड। अब बैलेंस और अनबैलेंस के बारे में थोड़ा समझना। जैसे मैं अभी खड़ा हूं, मैं अभी किस में हूं? रेस्ट में। अब इधर से कोई मेरे को धक्का मारे, मैं रेस्ट में रहूंगा, मैं गिर जाऊंगा, तो मेरे पर लगने वाला फोर्स कौन सा था? अनबैलेंस। अब इधर से किसी ने धक्का मारा और इधर से भी धक्का मारा, फिर भी मैं इधर गिर गया, तो भी कौन सा फोर्स था? अनबैलेंस। लेकिन इधर से धक्का मारा और इधर से भी धक्का मारे तो मैं ना इधर जाऊं और ना मैं इधर जाऊं, अब कैसा फोर्स हो गया? बैलेंस। तो जब किसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स, जब किसी बॉडी पे लगने वाले 2 या 2 से अधिक फोर्स का सबका सम 0 हो जाए, नेट फोर्स 0, सिर्फ एक लाइन याद रखना है, अगर किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो तो उस फोर्स को कहते हैं हम बैलेंस फोर्स, और अगर नेट फोर्स 0 ना हो तो उसे हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये बॉडी है, इस पर फोर्स F1 लग रहा है और ये फोर्स F2 लग रहा है, F1 और F2 दोनों बराबर हैं, तो जब बराबर हैं दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स क्या आएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। आप तो अपने रियल वर्ल्ड में सोचो कि इधर से कोई तुम्हें खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, दोनों बराबर फोर्स लगा रहा है, तो ना मैं इधर जाऊंगा ना इधर, कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन कोई इधर ताकतवर खींच रहा है, इधर हल्का कोई खींच रहा है, तो मैं इधर चला जाऊंगा, फिर अनबैलेंस। अब यही फोर्स में अगर F1 नॉट इक्वल टू हो जाए F2, तो ये जो नेट फोर्स है वो 0 नहीं होगा इसी वाले में, तो वो कैसा फोर्स हो गया? अनबैलेंस। सिंपल सा क्या बोलेंगे कि किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स, सभी फोर्स का सम अगर 0 है तो वो अनबैलेंस है कि बैलेंस? बैलेंस। 0 है ना, किसी बॉडी पे लगने वाला सभी फोर्स का सम अगर 0 है तो वो कौन सा फोर्स है? बैलेंस। और अगर सभी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स का सम 0 नहीं है तो वो अनबैलेंस फोर्स। बताओ, क्लियर? इतना याद रखो, नेट फोर्स 0 बैलेंस फोर्स, नेट फोर्स इज नॉट 0 अनबैलेंस फोर्स। क्लियर? बताओ किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़े, नहीं आई समझ में? अच्छा बताओ, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हमने ऐसे रख रखा है यहां पर और इधर से फोर्स लगा रहे हैं और ये बॉडी नहीं चल रही है, ये बॉडी मोशन में नहीं है, किसमें? मैं किसी भारी पलंग को खिसका रहा हूं, खिसक ही नहीं रहा है, समझ गए ना? बॉडी रेस्ट में है। अभी तो मैंने उस पर कितना फोर्स लगाया? 1 या 2? 1 लगाया, 1। तो फिर 1 को कैंसिल किसने किया? किसने? अगर मैं इस फोर्स को लगाऊं, इधर कैंसिल करने वाला कोई नहीं होगा तो 0 तो हो ही नहीं सकता, तो चलेगी बॉडी, तो जरूर 100% इस डायरेक्शन में कोई फोर्स तो लग रहा होगा। तो यहां पर लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स। जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो हमेशा सरफेस पे लगता है, तो यहां पर एक इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा
फ्रिक्शन फोर्स। इसने इस फोर्स को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, और बॉडी रेस्ट में रहेगी। अभी भी ये कौन सा फोर्स था, बैलेंस फोर्स, क्योंकि वो रेस्ट में था। समझ में आ गई, क्लियर हो गई। आगे की बात सुने, चलो क्लियर, आगे बढ़े, चलो इतना समझ में आ गया। बाईसाइकिल पे कौन, कब की स्थिति में, जब आप चलाते हैं तो बॉडी मोशन में होती है। तो हाँ, तो जब आपकी बॉडी मोशन में होती है तो बॉडी, आपके बॉडी पर लगने वाले दो प्रकार के फोर्स होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी दो मोशन करती है, एक रोटेशनल मोशन, एक लीनियर मोशन। तो वहां पे टॉर्क भी लगता है, वहां पे फोर्स भी लगता है, ठीक है। वहां पे नेट फोर्स जीरो नहीं होता, तभी तो बॉडी आगे चल रही है, नहीं तो क्यों चलेगी। आप पैडल मारते हो, फोर्स ही तो लगाते हो, जिसकी वजह से वो आगे घूमती है। पैडल मारना बंद कर दो, पैडल मारना बंद कर दो, तो वो चल रही है, क्योंकि उसके पास पहले से वेलोसिटी थी। धीरे धीरे रुक जाएगी, फिर आगे वो तभी चलेगी जब आप उस पर फोर्स लगाओ। तो वेलोसिटी जब आपकी परिवर्तन होती है तो समझ लेना आपके में फोर्स लग रहा है। पहले रुकी थी ना साइकिल, अब आपने उसको चलाया ना, तो वेलोसिटी चेंज हुई, समझ लो फोर्स लग रहा है। और फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स जीरो तो नहीं है, इसलिए उस पर अनबैलेंस फोर्स लगता है। कैसा फोर्स लगता है, अनबैलेंस। हाँ, उस पर एक जगह बैलेंस लग सकता है, जब वो खड़ी है तो जितना उसका वेट उतना उसका रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन जब दोनों बराबर होते हैं, सुना होगा न्यूटन का थर्ड लॉ, नहीं सुना तो अभी पढ़ेंगे आगे चल के। फिलहाल अभी तो आपको समझना है कि बॉडी में बैलेंस फोर्स वो होता है जिसकी वजह से बॉडी में परिवर्तन नहीं आता, और चेंज आ जाए बॉडी के मोशन में तो समझ लेना वहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस। चलो अब बेटा बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है इनर्शिया। क्या नाम है इसका, इनर्शिया। ऑब्जेक्टिव इनर्शिया। इनर्शिया होती क्या है, इनर्शिया क्या होती है, तो आप लोगों को इनर्शिया को समझाने के लिए मैं सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूं। एक्चुअल में वो इनर्शिया नहीं है, पर मैं समझाता हूं उसी से। आपके अंदर जो आलस है, पहले बताओ आपके अंदर आलस है या नहीं। आपके अंदर खूब कूट कूट के आलस भरा है। आपकी मम्मी अगर आपसे बोल दे कि बेटा एक कप चाय बना लो, तो क्या लगता है, खुद ही बना लो, मेरे से ना बन नहीं। और जैसे मान लो तुम्हें बनाने का शौक भी है, तो फिर वो आपसे बोलते हैं बर्तन भी साफ कर देना, तो वो तो किसी को शौक नहीं होता। बर्तन साफ करने का शौक किसी को नहीं है, पीने का शौक सबको है। तो आलस आपका क्या करवा रहा है आपसे, आपको आलस आपका क्या करवा रहा है आपसे, क्या करवा रहा है, आलस आपसे ये कह रहा है जैसे हो वैसे ही रहो, कुछ नहीं करना है। आप मान लो स्कूल से थके हारे आए और आप जस्ट बेड पर लेटे थे, पहले सिनेरियो समझना फिर इनर्शिया समझ में आएगी। आप स्कूल से घर आए थके हुए और आप जस्ट बेड पर लेटे ही थे, कपड़े बटकड़े उतार के चेंज करके और लेटे थे, और इतने में आपके छोटा भाई आपसे बोले दीदी जा पानी भर के लाओ, पीना है पानी। तो क्या तुम जाओगी पानी पीने? नहीं जाओगी, मैं गारंटी से कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं जाओगी। क्यों? क्योंकि आपकी इनर्शिया कहती है चल भग जा, लेटे रहने दो मुझे, क्योंकि मैं लेटना चाहती हूं, मुझे सोना है। लेकिन जब वही चीज आपके पापा आपसे बोलेंगे तो क्या करोगी आप? कहोगी अरे मतलब कहोगी कुछ नहीं, पर जाना पड़ेगा, और जाना पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। लेकिन एक अंदर से जो फीलिंग आई, अरे यार, वो इनर्शिया कह रही है, आपका आलस कह रहा है कि वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि जिसने कहा है वो ताकतवर ये व्यक्ति है, मतलब आपकी इनर्शिया से ज्यादा ताकतवर उसकी वाणी का है, इस वजह से आपको वो काम करना पड़ा। वही काम आपके छोटे भाई ने कहा, आपने नहीं किया, वही काम आपके पापा ने कहा, आपने कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? तो इसका मतलब इनर्शिया कहती है कि आप जैसे हो वैसे ही रहो, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब उस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स इनर्शिया से ज्यादा लगाया जाता है,
इनर्शिया जो उसमें विरोध कर रही है उससे ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे तो फिर इनर्शिया को हार मानना पड़ता है और बॉडी काम करेगी। अब आपको इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में यह आया कि इनर्शिया हर चीज का विरोध करेगी। तुम कहोगे बैठे हो खड़े हो जाओ तो कहेगी बैठे रहो, और तुम खड़े हो बोलेगा बैठेगा तो कहेगी खड़े रहो। तुम चल रहे हो, इनर्शिया कहेगी चलते रहो, और मैंने कहा रुक जाओ तो तुम्हारी इनर्शिया कहेगा चलते रहो। और तुम रुके हुए चलो एकदम से तो आपकी इनर्शिया कहेगी रुके रहो। मतलब जिस स्थिति में हो इनर्शिया उसी स्थिति में चाहती है आपसे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी 100 मीटर की रेस लगाते हुए खिलाड़ियों को देखा है? क्या वो एग्जैक्टली वो जो उनकी लाइन होती है उसको क्रॉस करने के तुरंत बाद रुकते? तुरंत एक पग भी आगे नहीं रखते। ऐसा होता है क्या? कुछ कदम आगे जाते हैं ना, तो वो कदम आगे जो गए हैं ना वो इनर्शिया की वजह से गए, क्योंकि उनकी इनर्शिया ने कहा, उनका मन हुआ कि हमने तो रेस मैंने जीत ली है अब रुक जाऊं, पर उसकी इनर्शिया कहती है चलते रहो, तो कुछ कदम तो वो आगे चला ही देती है, फिर फाइनली वो रुक जाती है। तो इनर्शिया, पहले तो ये समझो एक लाइन में, इनर्शिया एक बॉडी है, इनर्शिया एक बॉडी की प्रॉपर्टी है, इनर्शिया एक बॉडी की प्रॉपर्टी है जो हमेशा चेंज का अपोज करती है, हमेशा चेंज का अपोज करती है। तो सिंपल सा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट ऑलवेज अपोजेस, क्या करती है? विरोध करती है हमेशा। इट ऑलवेज अपोजेस, इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज, इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज। मैंने कहा ना हमेशा परिवर्तन का विरोध करती है, चेंज का अपोज। अब कौन सा चेंज? इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। देखो बेटा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। ये बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जो हमेशा चेंज का अपोज करती है। आप चल रहे हैं तो आपकी इनर्शिया कहती है चलते रहो, और आपने रुकने की कोशिश की तो आपकी प्रॉपर्टी में चेंज आया, उसमें चेंज आया मोशन में, तो विरोध करेगी, नहीं नहीं रुको मत चलते रहो। और आप रुके हुए हैं और आपने कहा चलते हैं तो चलने का विरोध करेगी, रुके रहो। तो कुल मिला के ये तो वो कहानी हो गई, हम रुके हैं तो कहेगी रुके रहो, और चल रहे हैं तो कहेगी चलते रहो। मतलब जो काम तुम कर रहे हो वही करते रहो, और अगर आपने रुकने से चलने की कोशिश की तो उसका क्या करेगी? विरोध। और चल रहे हैं और रुकने की कोशिश की तो भी क्या करेगी? विरोध करेगी, अपोज करेगी। हाँ, अगर हम उसको मोशन में लेके आ बात करें तो सर जैसे थोड़ा मतलब पार्ट को तो 10 क्या है, तो हम 10 का उसका लक्ष्य मतलब वाटर बोतल को क्या किया अपन ने? ऐसे रख दी, यहाँ से उठा के यहाँ रख दी, ठीक है, तो आप पहले भी 10 की बात को 10 क्या है, ठीक है। नहीं, अब देखो एक वाटर बोतल को तुमने उठाया, तो जब आपने उठाया तब इनर्शिया चेंज हुई, इनर्शिया ने अपोज किया। पहले उसके पास कौन सी इनर्शिया थी? रेस्ट की, क्योंकि वो रेस्ट में था। और जब आपने उठाया तो किसमें लेके आए? मोशन में। पहले तो उसने विरोध किया, पर आपका चूंकि एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा था तो आप मोशन में ले आए, तो अब उसके पास इनर्शिया किसकी हो गई? वहां विरोध किया पर नहीं चली उसकी, तो फिर वो जिसमें हो उसमें आ जाता। अब वो कहते चलो चलते रहो, और तुमने रख दी। जब तुमने उसको रख दिया तो उसके पास कौन सी इनर्शिया थी? पहले मोशन की। अब किस में आ गया? फिर विरोध करेगी। समझ गया ना? तो यहां पर 2 बार अपोज किया उसने, पहले रेस्ट से मोशन में लाए तब भी अपोज किया, मोशन से रेस्ट में गए तब भी अपोज किया। तो इनर्शिया हमेशा अपोज करती है, ठीक है। और दूसरी कहानी ये भी है इनर्शिया के बारे में कि इनर्शिया खुद भी कुछ नहीं करती, खुद से कुछ भी चेंज नहीं कर सकती, ना तो रेस्ट को चेंज कर सकती है ना मोशन। जैसे कोई व्यक्ति, ये फोन मेरा रखा हुआ है बेटा, ये फोन मैंने रख दिया, अब ये फोन मैं इस इनर्शिया से बोलूं इसका फोन चेंज कर लो, मतलब मोशन में ले आओ, तो इनर्शिया के पास इतनी ताकत नहीं है कि इसका मोशन में ले आए। और कोई इसको मोशन में लाने की कोशिश करेगा तो इनर्शिया क्या करेगी? विरोध करेगी। इसका मतलब ये भी समझ लो, खुद तो कुछ काम करती नहीं है, दूसरों को भी नहीं करने देती। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ता नहीं है और दूसरा पढ़ रहा है उसको भी नहीं पढ़ने देता है,
समझ गए ना? तो ये भी कह सकते हैं जैसे मैं खुद तो पढ़ता नहीं हूं और कोई मुझे पढ़ा रहा है तो मैं कहता हूं मुझे मत पढ़ाओ। खुद तो पढ़ता ही नहीं हूं, खुद से तो मेरा कुछ होता नहीं है, कोई मुझे पढ़ाने आया उसका भी मैं विरोध कर रहा हूं। समझ गया ना? इनर्शिया, इनर्शिया हमेशा चेंज का अपोज करती है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? आ गया समझ में? आप तो सिर्फ एक लाइन रखो, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी जिसकी वजह से ड्यू टू विच इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आई कि नहीं? आ गई समझ में कि नहीं? चलिए, इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज द टेंडेंसी। इसकी एक डेफिनेशन और लिख देता हूं, इट इज द टेंडेंसी of the body due to which it does not change the state of rest or motion by own। खुद से इधर देखो सब लोग, खुद से, ओन मतलब खुद से अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकता, डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। खुद से, और कोई कर रहा है तो उसका क्या करेगा? अपोज करेगा। कोई कर रहा है तो उसका क्या कर रहा है? अपोज। और खुद से अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकता। तो इट इज द टेंडेंसी या प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट डज नॉट चेंज, इट डज नॉट मतलब इनर्शिया खुद से कुछ नहीं कर पाता। इट डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। क्लियर? इतना समझ में आ गया इनर्शिया? अभी इसके एग्जांपल कराएंगे तो बहुत समझ में आ जाएगा। दूसरा चीज आपको समझना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इनर्शिया जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके? ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इनर्शिया मास के कैसी होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे होती है इनर्शिया मास के? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आप मुझे बताओ, एक ट्रेन है और एक ट्रक है, बताओ किसकी इनर्शिया ज्यादा होगी? ट्रेन की। जिसका मास ज्यादा उसकी इनर्शिया ज्यादा। एक छोटा सा बालक, एक सूमो पहलवान है, किसकी इनर्शिया ज्यादा होगी? सूमो पहलवान की, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो इनर्शिया को मेजर भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ मास। जिसका मास ज्यादा उसकी इनर्शिया ज्यादा। ऐसा सुना है, बस एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है पर सुना है कि मोटे आदमियों में आलस ज्यादा होता है। सुना है ना? सुना है कि नहीं सुना है कि मोटे आदमियों में आलस ज्यादा होता है, जबकि ऐसा होता नहीं है पर फिर भी ऐसा सुना है। तो जिसका मास ज्यादा उसकी इनर्शिया ज्यादा, तो उसकी इनर्शिया उसको कोई काम करने नहीं देती, कहती पड़े रहो पड़े रहो। अब नाम उसका बेचारे को आलस रख दिया तो हम क्या करें? समझ गए ना? इसलिए। और भैया जिसका मास ज्यादा होता है ना, उसकी इनर्शिया ज्यादा होती है, तो उसको चेंज कराने के लिए उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, उतना ही ज्यादा। अभी तुमसे बोले ट्रेन में धक्का दो तो ट्रेन चलेगी क्या? क्योंकि उसकी इनर्शिया ज्यादा, तो तुम्हें मास उसमें बहुत ज्यादा है, इनर्शिया उसकी बहुत ज्यादा है, तो उसको धक्का भी बहुत कर्रा देना पड़ेगा। अब ट्रेन से ही देना पड़ेगा या इंजन से देना पड़ेगा, अपन लोगों से तो नहीं दे रहा। लेकिन एक छोटा सा बालक बैठा, उससे बोले धक्का दो, तुम दे दोगे, उसका मोशन में ला दो, क्योंकि उसका मास कम था। मास कम था तो इनर्शिया भी कम थी, तो तुमने आके अपने उसको धक्का दे दिया, अपने आप को ताकतवर समझ रहे हैं ना? अपन कहां पे अपना ताकत दिखाते हैं? जब सामने वाला कमजोर होता है, तभी तो अपन अपने आप को ताकतवर शो करते हैं कि हाँ आई एम द बेस्ट। समझ गया ना? तुम में से बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत इंटेलिजेंस भी समझते होंगे, पर जब वो 10 लोगों के बीच में जाएंगे, टॉपर्स के बीच में, तब उन्हें भी लगेगा हमसे भी ऊपर कोई है। समझ गए ना? हमसे भी ऊपर कोई है। तो ऐसे ही इनर्शिया मास पर डिपेंड करती है। बात समझ में आ गई? इनर्शिया। अब मैं आपसे बोलूं बेटा, ध्यान से सुनना। एक छोटा सा बालक दौड़ती हुआ आ रहा है, मान लो तुमसे दीदी कहता है दीदी दीदी दीदी, तुमने कहा अरे यार आजा बेटा, और पकड़ लिया। वो तो मोशन में था, दौड़ते हुए आ रहा था, उसकी इनर्शिया किस में थी? मोशन में। तुमने उसको पकड़ लिया, अब वो किस में हो गया? रेस्ट में। उसकी इनर्शिया बदल गई, लेकिन उसकी इनर्शिया ने कोशिश की मोशन चेंज ना हो, पर चूंकि इनर्शिया कम थी, तुम्हारा फोर्स ज्यादा था, वो रुक गया। अब एक सूमो पहलवान आ रहा है, दीदी दीदी दीदी,
अब सुमो पहलवान जब आ रहा है, तुमने भी आ जा बेटा, पहलवान है तो क्या हुआ, अपने भी फोर्स लगाएंगे, पर उसकी इनर्शिया आज से ज्यादा थी और वो आपके ऊपर से निकल गया, चला गया, और आप कह रहे ये क्या हुआ मेरे साथ। तो ये कुछ नहीं हुआ, ये इनर्शिया का खेल था। क्लियर, समझ में आ गया समझ में। उसकी इनर्शिया ज्यादा थी तो तुम्हें चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना था, पर तुमने कम लगाया, तुम्हारे ऊपर से निकल गया। ठीक है, चलिए अब इनर्शिया कितने टाइप की होती है, तो इनर्शिया के अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स, है ना। या इनर्शिया के क्या पढ़ते हैं अपन, टाइप्स। क्या पढ़ते हैं, टाइप्स। चलिए, तो इनर्शिया के बेटा 3 टाइप्स होते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप नाम सुने, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलिए, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि हम इतने सुमो पहलवान की दीदी कैसे हो गए, क्यों हो नहीं सकते क्या है, बताओ। सुमो पहलवान भी तो किसी की, वो उसकी भी तो कोई बहन होगी ना, तो चलो उसको दीदी करके बोल के आ रहा, पर वो पहलवान है तो हो सकती है। आप लोग नहीं हो, अभी तो आप छोटे हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे तब आपका भी कोई भाई अगर अच्छा खासा मोटा ताजा है तो अपन बोल सकते हैं। चलिए, खैर भगवान की कृपा से ज्यादा वेट गेन नहीं करें, मांस ज्यादा अच्छा नहीं होता है। चलिए, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मतलब है, सुनो बेटा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब यह है कि बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है। किस में रहना चाहती है, तो इट इज द प्रॉपर्टी या टेंडेंसी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट बाय ओन। खुद से अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं कर पाता। इट इज द प्रॉपर्टी या टेंडेंसी, आपकी मर्जी है ना, प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच हेलो, हाँ खुली है, आ जाओ। हाँ आ जाओ। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट बाय ओन। खुद से अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर पाएगा। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट बाय ओन। दूसरे वाले में बेटा क्या कर देंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन में मोशन रहेगी उसके पास, तो यहां पर बस क्या करेंगे, रेस्ट को हटा के क्या लिख देंगे, मतलब आपकी मोशन चेंज नहीं होगी खुद से। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन बाय ओन। और तीसरे में डायरेक्शन कर देंगे। तीसरे में यहां क्या लिख देंगे, डायरेक्शन। क्या लिख देंगे, डायरेक्शन। कोचिंग पे ही है। अब क्लास ले रहा, बताएं बाद में, बस ऑल है। तीसरे में क्या करना है, डायरेक्शन। क्या करना है बेटा, डायरेक्शन। देखो, इट इज सेम पूरा सब कुछ लिखना है, बस यहाँ स्टेट ऑफ रेस्ट लिखा है, यहाँ स्टेट ऑफ मोशन हो जाएगा, और यहाँ स्टेट ऑफ डायरेक्शन नहीं, केवल डायरेक्शन। क्या, केवल डायरेक्शन। इट डज नॉट चेंज द डायरेक्शन बाय ओन। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं। तो ये 3 टाइप होते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर आपको बदलनी है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट always opposes the change in the state of rest। इसमें लिख देना, it always opposes the change in the state of motion, it always opposes the change in the direction। आई बात समझ में, या तो चेंज का अपोज करता है या खुद से कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये हमारा इनर्शिया के 3 टाइप हो गए। क्लियर, अब आगे की कहानी समझते। बताओ हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने फोर्स पढ़ लिया, हमने फोर्स के इफेक्ट पढ़ लिए,
हमने फोर्स के टाइप्स पढ़ लिए, हमने इनर्शिया पढ़ लिया और हमने इनर्शिया के टाइप्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं इनर्शिया के एग्जाम्पल। क्या पढ़ते हैं? जो कि बुक में दिए गए। तो पहला एग्जाम्पल सुनना, पहला एग्जाम्पल बेटा। एक गिलास है, गिलास के ऊपर एक कागज रखा हुआ है और उस कागज पे एक सिक्का रखा हुआ है। मैंने तेजी से कागज खींचा, सिक्का गिलास में चला गया। क्यों? क्योंकि सिक्का किस में था? रेस्ट में। कागज किस में आ गया? मोशन में। तो वो रेस्ट, उसकी इनर्शिया क्या कहती है? सिक्के की रेस्ट में रहो। तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, तो तुमने जब कागज को खींचा, इसकी इनर्शिया ने अपोज किया, उसकी इनर्शिया ताकतवर थी, तुम्हारा फोर्स इतना ताकतवर नहीं था कि उसको साथ ले आए और वो नीचे गिर गई। बात समझ में आ गई? दूसरा एग्जांपल समझते हैं। बस में मैं खड़ा था, बस कैसी थी? रुकी हुई। बस कैसी थी? रुकी हुई। मैं खड़ा था तो मेरी इनर्शिया कैसी है अभी? रेस्ट में। बस अचानक से चलने लगी तो मैं कहां गिरा? पीछे। क्यों गिरा? क्योंकि मेरा जो लोअर पोर्शन था वो बस में था और बस आ गई मोशन में। मेरा इनर्शिया किस में था? रेस्ट में। तो मेरा पूरा इनर्शिया कहता है रेस्ट में, यही रुको पीछे। तब तक पैर हमारे आगे पहुंच गए। एक्चुअल में मैं पीछे नहीं गिरा, मैं कहां गिरा? मैं आगे चला गया। नीचे का पोर्शन हमारा कहां चला गया? आगे। मैं पीछे नहीं गिरा, मैं यहां खड़ा था, यही हूं, लेकिन मेरे पैर आगे चले गए। तो मुझे क्या लगा कि मैं पीछे गिर गया। बात समझ आई? मैं पीछे नहीं गिरा, मेरे पैर आगे चले गए मोशन की वजह से, और मेरा सर पूरा था वो रेस्ट में रहा इस वजह से। तो जब भी आपसे कोई पूछे बताइए पैसेंजर अचानक से बस चलने पर पीछे क्यों फॉल हो जाता है? कहते हैं सिंपल, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। बोले कैसे? कि जब वो खड़ा था तब उसके पास इनर्शिया कौन सी थी? रेस्ट में। बस चलने लगी तो इनर्शिया उसके पैर किस में थे? बस में। तो बस जब लोअर पोर्शन नीचे आ गया तो वो तो मोशन में जाएगा, लेकिन अपर पोर्शन अभी भी किस में? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रेस्ट में। तो पीछे रह जाएगा, वो आगे निकल जाएगा और वो गिर जाएगा। सिंपल सा आंसर इतना देना है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। कोई आपसे पूछे फॉल्स बैकवर्ड बाय इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब तुमने देखा होगा मैं खड़ा हूं ऐसे, वो बस चल रही है, अचानक से ब्रेक गिर गया, वो अपन गिर गए ऐसे। वो तो भला वो सामने कोई लड़की नहीं थी, किसी के ऊपर गिर जाए तो गालियां देती है, तुमने देखा होगा, काहे गिर रहे हो जबरदस्ती। अब उसे पता नहीं है फिजिक्स की नॉलेज, उसे क्या पता फिजिक्स के बारे में, उसे नहीं पता इनर्शिया की वजह से हम आगे गिर गए। वो क्या सोचेगी? जानबूझ के मेरे ऊपर गिर गए। और अगर वो पढ़ी लिखी होगी फिजिक्स की नॉलेज तो वो सोचेगी ब्रेक लगे हैं, पहले हम मोशन में थे तो इनर्शिया मोशन में थी, और ब्रेक लगने से नीचे का पोर्शन तो चला गया रेस्ट में, पर हमारी इनर्शिया अभी भी मोशन में थी, इसलिए हम आगे गिर गए। तो वो कुछ नहीं कहेगी, ओके इट्स ओके। और जो गालियां देने लगे समझ लो इसको फिजिक्स नहीं आती बिल्कुल। समझ गए ना? जब भी आपको कोई गालियां दे, आप किसी के ऊपर गिर जाए और आपको गालियां, समझ लेना कि बिल्कुल पागल है ये, फिजिक्स को इसका पी नहीं आता, इसी वजह से तो दे रही है। वरना कोई किसी के ऊपर जानबूझ के ब्रेक लगने पर क्यों गिरेगा? ऐसा होता है। चलिए, तो मैं खड़ा था और बस चल रही थी, मैं मोशन में था, मेरी इनर्शिया किस में थी? मोशन में, क्योंकि मैं खड़ा था बस के अंदर, बस चल रही थी, तो बस मोशन में तो मैं भी मोशन में। और बस सडनली ब्रेक लगा दी, बस ने लगा दिए ब्रेक, तो मेरे पैर किस में आ गए? रेस्ट में। मेरा अपर पोर्शन इनर्शिया क्या कहती है? मोशन में लगा, तो ये आगे चला जाएगा, इसलिए फॉल्स फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो आपसे कोई पूछे बताइए पैसेंजर आगे क्यों लुढ़क जाता है, जब आगे क्यों गिर जाता है ब्रेक लगाने पर, तो आप बताना ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर? बात समझ में आई? आगे समझ में? अब आते हैं बेटा, कभी देखा होगा बस में बैठे या कार में बैठे, अचानक से बस या कार टर्न लेती है, अपन कहां चले जाते हैं? खिड़की की तरफ। कहां चले जाते हैं? खिड़की की तरफ। अपन को लगता है किसी ने धक्का दिया, धक्का किसी ने नहीं दिया, स्यूडो फोर्स था, ऐसा प्रतीत हुआ। बाहर की तरफ फोर्स लगता है, सेंटर से बाहर की तरफ, वो उसे स्यूडो फोर्स भी कहते हैं। ये तुम्हारे लेवल की बात नहीं है, ऊपर बताएंगे बाद में, मतलब तुम ऊपर नहीं पहुंच जाओगे तब नहीं, मतलब ऊपर बताएंगे मतलब जब तुम 11th-12th में आ जाओगे तब की बात हो रही है ना। तो चीज समझेंगे।
हाँ सुमित, आज छुट्टी रहेगी बेटा 15 अगस्त की इंग्लिश की, है ना। चलिए, तो मैं ये बोल रहा था कि कोई व्यक्ति इनर्शिया, सुन लो बेटा, इनर्शिया का महत्व तो बता रहा हूँ, एग्जांपल समझा रहा हूँ, जिससे आपको रियल वर्ल्ड में सब समझ में आए, फिर अगली बार से आप भी किसी को गाली ना दे। क्या होता है कि जब कार टर्न लेती है, मैं अभी इधर डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मेरी डायरेक्शन कहां है? कार ने तो अपने आप को मोड़ लिया, पर मेरी इनर्शिया की डायरेक्शन कहां है? अभी भी इधर। तो हम इधर जाते हैं, एक्चुअल में मैं खिड़की की तरफ नहीं जाता, कार मुड़ गई है, मेरी डायरेक्शन अभी भी वही है जिधर मैं जा रहा। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कोई आपसे बोले बताइए खिड़की की तरफ कोई व्यक्ति क्यों झुक जाता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आगे कोई व्यक्ति क्यों गिर जाता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। पीछे कोई व्यक्ति क्यों गिर जाता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बताओ, क्लियर? कॉइन जो है ग्लास में क्यों गिर जाता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पत्ते पेड़ से नीचे क्यों गिर जाते हैं? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। बताओ क्यों? पत्ते रुके हुए थे, मैंने उसकी टहनी को हिलाया, पत्ते तो रेस्ट में थे, टहनी को हिलाया, तो टहनी मतलब जिससे पत्ते जुड़े रहते हैं उसकी बात हो रही है ना। पत्ते रेस्ट में थे, टहनी को मोशन में कर दिया, तो इनर्शिया, ये अभी भी रेस्ट में रहना चाहते तो ये रेस्ट में रहेंगे और ये गिर जाएंगे। अब आप सोच रहे हैं कि सारे क्यों नहीं गिरते? भाई सारे जो होते हैं ना, वो अगर ग्रीन पत्ते हैं वो इससे मजबूत जुड़े रहते हैं, तो इसकी मोशन की वजह से वो लफ जाते हैं और वो सेक करने लगते हैं, और जो सूखे पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं। बात समझ में आ गई? बाइगोरसली जब हम किसी को हिलाते हैं, मतलब बहुत सेक करते हैं, तो पत्तियां नीचे गिर जाती हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कभी आपने बस चलती हुई बस में कूदे? अगर चलती हुई बस में कूदने पर खड़े हो गए ना, लुढ़क जाएंगे आगे की तरफ। बताओ क्यों? क्योंकि हम मोशन में थे, हमारी इनर्शिया किसमें थी? मोशन में, और तुम रुक गए एकदम से, तो इनर्शिया क्या कहेगी? चलो आगे, तो वो लुढ़का देती है आपको। इसलिए कभी कभार देखा होगा कोई व्यक्ति बस से कूदने के बाद आगे 2-3 कदम चलता रहता है। तुमने देखा तुम्हारा क्लींजर वगैरह जो होता है, जो हेल्पर होता है, वो कूदने के बाद थोड़ा 2-3 कदम तो आगे चलता ही चलता है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इनर्शिया वाला टॉपिक फिनिश। इनर्शिया क्लियर है? इनर्शिया की डेफिनेशन, इनर्शिया के टाइप्स और इनर्शिया के एग्जांपल्स, ये मैंने समझा दिया। सिंपल सा एक एक लाइन लिखना है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर? चलिए अब आगे पढ़ते हैं बेटा अपन न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। क्या पढ़ते हैं बेटा? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। क्या पढ़ते हैं? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। चलिए, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले एरिस्टोटल की कहानी सुनते हैं, है ना। एरिस्टोटल फॉल्सी सुना है? एरिस्टोटल फॉल्सी 11th क्लास में सुनेंगे, अभी नहीं सुना होगा। एरिस्टोटल फॉल्सी जो है ना, एक लॉ था जो एरिस्टोटल ने दिया था। उन्होंने पता क्या कहा? उन्हें शौक था ना पट्टा चलाने का। पट्टा सुना होगा ना, जो साइकिल के टायर होते हैं उन्हें पीछे से डंडा मारा और वो चलता है, और पीछे से डंडा मार के चलते थे। तो उनने क्या किया? पट्टा खूब चलाया होगा। कोई बाद में साइंटिस्ट बन गए, पता है, जैसे हम बचपन में कुछ भी काम किया और बाद में मैं टीचर बन गया, तो आज मैं कोई भी ज्ञान दे सकता हूं, तुम लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हो। सर सही कह रहे हैं, पर मैं अपने बचपन में इतना होशियार नहीं था जो मैं मतलब आज तुम्हें बता सकता हूं। तब मैं भी तुम्हारे जैसा ही कमजोर तुम तो होशियार हो, तुमसे भी कमजोर था और बेवकूफ भी था, है ना। कुछ आता वाता भी नहीं था, तो हम भी पट्टा चलाते थे, वो भी पट्टा चलाता, पर वो बन गया साइंटिस्ट, एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल साइंटिस्ट बन गया तो उसने एक लॉ दे दिया। पता है क्या लॉ दिया? सिंपल सा, उसने कहा कोई भी बॉडी मोशन में तब तक रहेगी जब तक उस पर फोर्स लगता रहेगा। मतलब जब तक उसको मारते रहो तब तक पट्टा चलता रहेगा, मारना बंद कर दो पट्टा बंद हो जाता है। सिंपल। तो उसने कहा जब तक बॉडी पर फोर्स लगाओगे तब तक तो बॉडी मोशन में रहेगी, फोर्स लगाना बंद, बॉडी मोशन में नहीं रहेगी। सिंपल। तो उसने एक लॉ बनाया, क्या? कि जब तक बॉडी पर फोर्स लगाते रहोगे तब तक बॉडी मोशन में बनी रहेगी, मोशन में बनी रहेगी। बात समझ में आई? समझ में आई? हाँ। अरे यार, न्यूटन अभी कहां से आ गया? अभी एरिस्टोटल पे ही है, पर तो ये बात नहीं कहता ना, न्यूटन की कहानी बाद में आई है ना, एरिस्टोटल की कहानी बहुत पहले की है।
और न्यूटन का लॉ अलग है, एरिस्टोटल का लॉ अलग है। न्यूटन का लॉ ये कब कहता है कि मतलब फोर्स लगाओ तो मोशन में रहेगा, कब कहता है? तो वो अलग चीज हो गई। हाँ, समझ गए कि नहीं? अभी समझो, पहले इस चीज को समझो। एरिस्टोटल ने क्या कहा, जब किसी बॉडी को मोशन में रखने के लिए हमें हमेशा एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक लाइन बोला एरिस्टोटल ने, क्या? अ फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर मोशन ऑफ एनी बॉडी। और एग्जांपल उन्होंने कुछ भी दे दिया, एक बॉल है, बॉल कुछ समय बाद रुक जाती है, और कुछ समय बाद, क्योंकि हमने उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया। और अगर हम बॉल को ऐसे चलाते रहेंगे तो चलती रहेगी, सिंपल। लेकिन उसके बाद गैलीलियो आए। गैलीलियो ने एरिस्टोटल की पॉलिसी को फॉल्स कर दिया, मतलब बेकार कर दिया, खराब कर दिया, गलत साबित कर दिया। गैलीलियो ने सिंपल सा क्या बोला? गैलीलियो ने कहा, देखो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, और इस इंक्लाइंड प्लेन पर हम एक बॉल को यहां से छोड़ते हैं, तो इसकी स्पीड अभी थी 0 और यहां जाकर हो जाती है इसकी स्पीड v। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फिर उसने यही इंक्लाइंड प्लेन को ऐसा उल्टा रख लिया, यही इंक्लाइंड प्लेन को, और उसने इस स्पीड से इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, और इस बॉल को कितने स्पीड से फेंका? v स्पीड से। तो ये यहां जाके रुक जाती है। क्या हो जाती है? यहां से छोड़ा, यहां स्पीड कितनी थी? 0, तो यहां बढ़ जाती है, और इतने स्पीड से फेंका तो यहां घट के 0 हो जाती है, घट के 0 हो जाती है। हाँ सर, राम राम। ऑनलाइन चल दे रहे हैं, अभी लगाता हूँ फोन है। तो यहां से सुन लो बेटा, यहां से उन्होंने 0 वेलोसिटी के साथ किसी को छोड़ा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, और यहां से v वेलोसिटी से फेंका तो यहां घट के 0 हो गई। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया, जितनी वेलोसिटी बढ़ती है उतनी ही वेलोसिटी घटती है, जितनी बढ़ती है उतनी ही घटती है। तो उन्होंने कहा, अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लूंगा तो ना बढ़ेगी ना घटेगी। नहीं आई बात समझ में? अगर मैं यहां से किसी प्लेन बॉल को छोड़ता हूं, वेलोसिटी 0 थी, तो यहां तक आने में इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। क्या हो गई? बढ़ गई, ढलान थी ना। और अगर मैं ढलान पर ऐसे फेंकता हूं तो घट गई। तो जितनी बढ़ती है इंक्लाइंड प्लेन पर, उतनी ही इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर जाने पर घटती है। तो उन्होंने कहा, अगर मैं कोई इंक्लाइंड प्लेन ना लेके हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लूंगा तो ना बढ़ेगी ना घटेगी। और जब किसी की वेलोसिटी ना बढ़े और ना घटे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो जिस स्टेट में है उसी में रहेगी। मैं 10 की स्पीड से दौड़ रहा हूं, 10 की स्पीड से दौड़ता रहूंगा। तो इन्होंने तो एरिस्टोटल को गलत साबित कर दिया। हॉरिजॉन्टल प्लेन में बॉडी को जितने भी तुम मतलब जितने स्पीड से चल रही है उतनी स्पीड से चलती रहेगी हॉरिजॉन्टल तक। घटेगी कब? जब इंक्लाइन प्लेन आएगी। बढ़ेगी कब? जब इंक्लाइन प्लेन आएगी। और हॉरिजॉन्टल रहेगा तो ना बढ़ेगी ना घटेगी। तो जिस स्टेट में है उसी में रहेगी। ये किसने दिया? गैलीलियो ने। किसने दिया? गैलीलियो ने। इसी को न्यूटन ने कॉपी कर लिया। गैलीलियो पुराने साइंटिस्ट थे। गैलीलियो की मौत के बाद जब समझ लो न्यूटन आए, बहुत पहले मर गए। तो गैलीलियो बहुत ओल्ड साइंटिस्ट थे, उसके बाद न्यूटन आए। तो न्यूटन ने गैलीलियो के इस कॉन्सेप्ट को किया कॉपी। क्या किया? न्यूटन ने गैलीलियो की इस कॉन्सेप्ट को किया कॉपी। और कॉपी करने के बाद क्या बोल दिया कि अब इसकी स्पीड एक ही शर्त पर घट सकती है या एक ही शर्त पर बढ़ सकती है जब हम इस पर फोर्स लगाएं। एक ही शर्त पर घट सकती है, एक ही शर्त पर बढ़ सकती है जब हम इस पर फोर्स लगाएं, नहीं तो ये चलती रहेगी। और ये तो गैलीलियो बोल गए, चलती रहेगी v वेलोसिटी के साथ। ये कब रुकेगी? जब हम इस पर फोर्स लगाएं। समझ गए? तो आपको पता है बॉल को जब हम फेंकते हैं बॉल रुक जाती है, क्योंकि बॉल पर एक फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा बॉल कभी नहीं रुकेगी, बॉल कभी नहीं रुकेगी। तो बस न्यूटन ने इस चीज को बोल दिया
कि बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगी जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगी जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। सिंपल। तो उन्होंने कहा न्यूटन का पहला लॉ समझा रहा हूं, ये तो सिर्फ गैलीलियो ने था। न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है? बॉडी विल कंटिन्यू in the state of rest or motion until or unless an external force is applied on it। बताओ बात समझ में आ गई? बताओ बात समझ में आ गई? न्यूटन ने क्या कहा? बॉडी विल कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अंटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। न्यूटन ने कहा बॉडी अपनी उसी स्टेट में बनी रहेगी जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। मैं इस ब्लॉक को यहां रख के जा रहा हूं आज, कल भी मुझे यही मिलेगा जब तक कोई इसे ना उठाए। न्यूटन का प्रूफ हो गया। लो ये यहां रख के जा रहा हूं रेस्ट में, तो रेस्ट में बनी रहेगी जब तक मैं इसको उठाऊंगा नहीं। समझ गया ना? इसी को अपन बोलते हैं कोचिंग पे आ जाओ, क्लास ले रहे हैं अभी। आ जाओ आ जाओ। बात समझ में आ गई? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, यही तो इनर्शिया कह रही थी कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहो और मोशन में है तो मोशन में रहो। इसीलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। बताओ बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। यहां तक किसी को दिक्कत? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। और ये सब कुछ कैसे लिखना है मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग घर पे जाना, आप लोग घर पे जाके नेट खोलना आपका और वीडियो को अच्छी क्वालिटी में, वहां पे क्वालिटी भी कम ज्यादा हो जाती है, उसको अच्छी क्वालिटी में जाके प्रॉपर नोट्स बनाना और जो मैं बोल रहा हूं इसको दोबारा से सुनना तो और मजा आएगा और अच्छे से समझ में आएगा, है ना? और फिर इससे क्या परमानेंट सॉल्यूशन हो गया। कोई व्यक्ति आया सर वो मेरा लॉज ऑफ मोशन छूट गया है, बोल देंगे बेटा ये वाला देख लो, फिर जो डाउट हो वो मुझसे पूछ लो, तो मुझे बार बार उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बाद जो टॉपिक आता है वो आता है बेटा मोमेंटम। क्या आता है बेटा? मोमेंटम। उसके बाद फिर सेकेंड लॉ पढ़ेंगे न्यूटन के, है ना? अच्छा मोमेंटम को ही लीनियर मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम को ही लीनियर मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम को ही क्या कहते हैं? लीनियर मोमेंटम। क्लियर नहीं क्लियर? क्या अब वो बताएंगे ना, वैसे नाम बता रहा हूं अभी तो। मोमेंटम को ही लीनियर मोमेंट, जैसे वेलोसिटी पढ़ा है उसी को लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, स्पीड पढ़ा है उसी को लीनियर स्पीड कहते हैं, एक्सेलरेशन पढ़ा है उसी को लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं, जब तक उसमें एंगुलर वर्ड ना लगा जाए। एंगुलर अलग होता है, लीनियर एक अलग होता है। तो लीनियर शब्द जो होता है वो कैसा होता है? ऑप्शनल होता है। आप मोमेंटम बोलो तब भी सही, आप लीनियर मोमेंटम बोलो तब भी सही है। तो यहाँ पर लीनियर जो वर्ड है ये ऑप्शनल होता है, इसलिए अपन को हटा भी सकते हैं, मोमेंटम बोल सकते हैं। ठीक है? पूरा नाम इसका लीनियर मोमेंटम भी होता है। अब ये होता क्या है? तो पहला पॉइंट इसका समझते हैं कि बॉडी के अंदर मोशन को कैलकुलेट करता है। मोमेंटम क्या कैलकुलेट करता है? मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। बॉडी के अंदर कितनी मोशन है
ये बताता है। तो पहला पॉइंट अपन ने क्या लिखा, क्वांटिटी, द क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन contained in the body, contained in the body is called momentum, is called momentum. The quantity of motion, सर मोशन तो हमने स्पीड से पढ़ा है, कोई ज्यादा स्पीड चलता है उसकी मोशन ज्यादा है, जैसे नहीं भैया ऐसा नहीं है, वो स्पीड है, मोशन नहीं है। अब एक बात बताओ, तुम ऐसे मुझे कैसे बता सकते हो, कोई आदमी सिर्फ 5 किलो लेके दौड़ रहा है और एक आदमी 50 किलो लेके दौड़ रहा है, और आप कहो दोनों का मोशन सेम है, दोनों सेम स्पीड से दौड़ रहे हैं, आप कहो दोनों का मोशन सेम, कैसे हो सकता है? वो भैया 50 किलो लेके, मास भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मोशन में स्पीड मतलब वेलोसिटी और मास दोनों को कंसीडर करना पड़ता है। अब आज से बस समझ लो, मोशन मतलब स्पीड नहीं है, मोशन मतलब स्पीड नहीं है, मोशन मतलब मास और स्पीड या वेलोसिटी दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? मोशन का मतलब स्पीड से नहीं है, हाँ स्पीड मोशन में आती है, इसलिए हम मोशन में स्पीड पढ़ते हैं, क्योंकि बॉडी का मास चेंज नहीं होता। जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरा मास जो है 60 किलो, इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें स्पीड में पढ़ते रहते हैं, क्योंकि मास हमारा कांस्टेंट रहता है। लेकिन मोशन में अकेली स्पीड नहीं आता। अगर अकेली स्पीड मोशन में आता तो फिर हम काहे को मोमेंटम पढ़ते, बोल देते स्पीड को ही मोशन कहते हैं, मोशन को स्पीड कहते हैं, खत्म, मास की जरूरत ही नहीं। फिर तो कोई आदमी बोलता मैं काहे को 50 किलो लेके जाऊं, मैं तो 5 किलो लेके जाऊंगा ना, मैं तो 1 किलो लेके जाऊंगा। तो अब मुझे मान लो ईंटें देखिए, ईंट है, मकान बनते वो ईंटें देखिए, मुझे 100 ईंटें ऊपर चढ़ानी है, एक आदमी 100 ईंटें इकट्ठी रख के चढ़ा रहा है, एक आदमी एक ईंट करके चढ़ा रहा है कि नहीं? तो जो एक ईंट वाला है उसने एक बार रख दिया, एक चक्कर लगाया, खत्म, उसका मोशन सेम हो गया क्या? उसको 100 ईंटें ऊपर रखनी है, और वो व्यक्ति 50-50 करके 2 बार में रख देता है। तो बात समझ लो, मोशन में मास और स्पीड, उनसे बोलो सुन लो, मोशन में मास और स्पीड दोनों चीज को कंसीडर किया जाता है। तो यहां क्या लिखा है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी, बॉडी के अंदर कितनी मोशन की क्वांटिटी है उसी को कहते हैं मोमेंटम। अब ये मेजर कैसे होता है? तो सिंपल सा, इट इज मेजर्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इसको हम डिनोट करते हैं P से, इट इज डिनोटेड बाय P। तो P दैट इज P इक्वल टू हमारा हो जाता है mv, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को। अब आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो ये जो मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी लिखा है, ये इसकी डेफिनेशन भी है। इसको हम इन अदर वर्ड्स में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं और ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, और दोनों पॉइंट लिख के आएंगे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर का पॉइंट लिख के आए, जी नहीं लिख के आए, तो गड़बड़ हो गया। आप एक बार ऊपर का छोड़ सकते हो, पर ये तो आपको कंसीडर करना ही है, ये नहीं भूल सकते, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही मोमेंटम कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अब आप मुझे बताओ, इसमें वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर? वेक्टर है। वेलोसिटी कैसी है? स्पीड होती है स्केलर। वेलोसिटी कैसी है? वेलोसिटी कैसी है? तो मोमेंटम भी कैसा होगा? कैसा होगा? वेक्टर। जब किसी फॉर्मूले में एक क्वांटिटी वेक्टर होती है, एक, दो नहीं, एक, तो वो फॉर्मूला जिसका भी वो भी 100% वेक्टर है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर। बताओ बात क्लियर है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ गई? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बताएं? एसआई यूनिट, तो यूनिट हमने आप लोग कैसे निकालते हैं? फॉर्मूले से।
फॉर्मूले से निकालते हैं? तो देखो नहीं निकालते तो मैं सिखाता हूं। पी लिखा, बताइए मास का क्या होता है? किलोग्राम। मास का क्या होता है? तो किलोग्राम लिख दिया। और बताइए वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, इसका क्या हो गया? ऐसा ही है। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी? तो P इक्वल टू मास का ग्राम और इस वेलोसिटी का बेटा सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड क्या हो गया? सीजीएस यूनिट हो गया। क्लियर? क्लियर? किसी को दिक्कत? तो ये हमारा था मोमेंटम। यहां तक किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। इसके आगे का टॉपिक अपन लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट करते, मतलब ये चैप्टर अपन 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे पूरी थियोरेटिकल के साथ में, फिर न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से करवाएंगे, है ना। 2 लेक्चर पूरी थ्योरी कंप्लीट करवा दूंगा। लेक्चर 1 आज इतना हो गया। लेक्चर 2 में हो सकता है लेक्चर 2 में ही पूरा करवा दें विथ न्यूमेरिकल्स। 2 लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आज और एक लेक्चर लगेगा, उसमें ये चैप्टर पूरा कंप्लीट। और फिर इसको पढ़ते रहना दिन जिंदगी भर जब तुम्हारा मन करे, भूलोगे नहीं, क्योंकि हम अपलोड कर देंगे और तुम्हें फायदा मिलेगा, मेरी गारंटी है। जितना मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं कोई नहीं पढ़ाएगा। समझ गए ना? चलिए, तो इतना समझ में आ गया। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। आज भी इंग्लिश की छुट्टी है बेटा, 15 अगस्त की, है ना, तो सर अगले टर्म से लेंगे।